हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट का टॉपिक रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ेंगे। रेसिप्रोकेटिंग पंप का काम स्टूडेंट जनरली पानी को किसी हाइट तक या फिर एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए किया जाता है। हम लोगों ने अपने घरों में गांव अगर गए होंगे हम लोग कभी, तो हम लोगों ने हैंड पंप देखा होगा, है ना। बहुत सारे लोग उसे चापाकल नाम से भी बुलाते हैं रीजनल इलाकों में, और हम लोग उसे जनरली हैंड पंप कहते हैं। तो हम लोगों ने हैंड पंप से पानी निकलते देखा होगा। ये रेसिप्रोकेटिंग पंप का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत जगहों पे मोटर के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा भी रेसिप्रोकेटिंग पंप को ऑपरेट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट रेसिप्रोकेटिंग पंप का डेफिनेशन लिखा है। पंप आर यूज्ड टू इंक्रीज द एनर्जी लेवल ऑफ वाटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन बी रेज्ड टू ए हायर लेवल। रेसिप्रोकेटिंग पंप आर पॉजिटिव displacement pump that is initially a small quantity of liquid is taken into a chamber and is physically displaced and forced on with pressure by a removing mechanical element. Third one is the use of reciprocating pump is being limited these days and being replaced by centrifugal pump. तो हम लोग जो है ये थर्ड पॉइंट में देख पा रहे हैं कि रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज आज के टाइम में बहुत कम हो गया है और इसे हर जगह सेंट्रीफ्यूगल पंप ने रिप्लेस कर दिया है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप ने इसे रिप्लेस क्यों कर दिया है? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप हमें कंटिन्यूअस फ्लो देता है। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप हमें कंटिन्यूअस फ्लो क्यों देता है? तो स्टूडेंट इसके लिए हमें रेसिप्रोकेटिंग पंप की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन को समझना होगा। साथ ही साथ सेंट्रीफ्यूगल पंप की भी वर्किंग कंस्ट्रक्शन को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि किस कारण से रेसिप्रोकेटिंग पंप को आज के समय में सेंट्रीफ्यूगल पंप ने रिप्लेस कर दिया है। ओके, और पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स में। फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस दे हैव बिकम obsolete due to their high initial and maintenance cost as compared to centrifugal pump। तो क्या है इसका इनिशियल कॉस्ट जो है वो कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप ज्यादा होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका ज्यादा है। स्मॉल हैंड ऑपरेटेड पंप आर स्टिल इन यूज दैट इंक्लूड व्हील पंप ईटीसी। तो स्मॉल ऑपरेटेड पंप जो होते हैं वहां पे अभी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है यूज किया जाता है। These are also useful where high head are required with small discharge। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसमें जो है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज में रेसिप्रोकेटिंग पंप में नहीं मिलता है, लेकिन हमें जो है हेड जो है वो ज्यादा मिलता है इसमें, मतलब कि हम ज्यादा हाइट तक जो है फ्लूइड को पहुंचा सकते हैं। इसलिए इसे ऑयल ड्रिलिंग ऑपरेशन में भी यूज किया जाता है। अब इसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो मेन कंपोनेंट यहाँ पे लिखा है इसके, लेकिन इससे पहले हम लोग इसका फिगर देख लेंगे तो हमें जो है मेन कंपोनेंट समझ में आएगा। आप इसमें इस फिगर में देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है, आप जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसे कहते हैं हम लोग सक्शन पाइप। ओके, और ये सक्शन पाइप जो है ये सम्प में पूरी तरह से डूबा रहता है। ओके, सम्प हमें जो है जहां पे पानी का वाटर का रिजर्वोयर होता है उस हिस्से को हम लोग सम्प कहते हैं। ओके, अब ये सक्शन पाइप में एक स्ट्रेनर लगा रहता है जिसकी वजह से पानी को छाना जा सके और पाइप लाइन में जो है किसी तरह की पार्टिकल्स जो है वो ना चली जाए। ओके, अब ये सक्शन वाल्व देख रहे हैं, पा रहे हैं हम लोग। सक्शन वाल्व जो है ये यूनिडायरेक्शनल वाल्व होता है। यूनिडायरेक्शनल वाल्व जो है वो एक ही डायरेक्शन में पानी का या फ्लूइड का फ्लो होने देता है। जैसे कि पानी ऊपर तो जा सकता है इस वाल्व के थ्रू, लेकिन नीचे नहीं आ सकता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड, है ना। साथ ही साथ यहाँ पे पिस्टन रॉड है, पिस्टन है, एक सिलेंडर देख पा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट को हम लोग रोटेट कराते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर से इसे रोटेट करा रहे हैं जिसकी वजह से क्रैंक हमारा रोटेट हो रहा है, जिसकी वजह से ये रोटरी मोशन कर रहा है, जिसकी वजह से ये पिस्टन जो है ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। ओके,
तो एक बार पिस्टन जो है हमारा ये क्या करेगा, पानी को सक्शन करेगा, ठीक है, सक्शन स्ट्रोक लेगा और सेकंड में ये जो है कंप्रेस करेगा वाटर को। तो जब ये कंप्रेस करेगा वाटर को तो हमारा डिलीवरी वाल्व खुल जाएगा और पानी जो है डिलीवरी पाइप से होते हुए जहां हमें पानी भेजनी है वो वहां भेज दी जाएगी। ओके, तो हम लोग देखते हैं इसे फिर से। यहाँ पे सक्शन वाल्व है, जब पिस्टन आगे की ओर मूव कर रहा है उस समय वो वाटर को सक कर रहा है, वाटर पूरा का पूरा सिलेंडर में फिल हो जाएगा। उसके बाद ये सक्शन वाल्व क्लोज हो जाएगा और फिर हमारा क्रैंक जो है लगातार रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये पिस्टन अब आगे की ओर मूव करेगा। उस समय डिलीवरी वाल्व हमारा ओपन हो जाएगा और जितना भी वाटर सिलेंडर में मौजूद है ये डिलीवरी वाल्व से होते हुए डिलीवरी पाइप के द्वारा हमारा जहां पे इस वाटर को भेजना है वो वहां पहुंच जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग HS देख रहे हैं, तो HS का मतलब है सक्शन हेड, ठीक है, और ये HD का मतलब है डिलीवरी हेड, और ये HS कैपिटल H और S स्मॉल s है, इससे कहते हैं टोटल हेड। ओके, तो HS इक्वल्स टू HD प्लस HS होता है। ओके, तो मुझे लगता है आप लोग ये फिगर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं थ्योरी में जाता हूं। ए रेसिप्रोकेटिंग पंप कंसिस्ट ऑफ ए प्लंजर, प्लंजर हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है जो इसे पिस्टन रॉड भी कह रहे हैं ये प्लंजर कहलाता है। ओके, और एक पिस्टन that move forward and backward inside a cylinder with the help of connecting rod and a crank. The crank is rotated by an external source of power. The cylinder is connected to the sump by a suction pipe and to the delivery tank by a delivery pipe. At the cylinder end of these pipes, non-return valves are provided. A non-return valve allows the liquid to pass in only one direction. Through suction valve, liquid can only be admitted into the cylinder, and through the delivery valve, liquid can only be discharged into the delivery pipe. ये सारी बातें मैंने आपको फिगर में समझा दी है। ओके, working of reciprocating pump. When the piston moves from the left to right, a suction pressure is produced in the cylinder. If the pump is started for the first time or after a long period, air from the suction pipe is sucked during a suction stroke. While the delivery valve is closed, liquid rises into the suction pipe by a small height due to atmosphere pressure on the सम्प लिक्विड। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बहुत दिन बाद अगर हमने रेसिप्रोकेटिंग पंप को चालू किया है तो ऐसी हालत में जो ये सक्शन पाइप है इसमें पानी नहीं होगा, तो पहली बार में ये सिर्फ एयर को सक करेगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण वाटर जो है ऊपर की तरफ राइज करेगा। ओके, ड्यूरिंग द डिलीवरी स्ट्रोक एयर इन द सिलेंडर इज पुश्ड आउट इनटू द डिलीवरी पाइप बाय द थ्रस्ट ऑफ द पिस्टन व्हाइल द सक्शन वाल्व इज क्लोज्ड. When all the air from the suction pipe has been exhausted, the liquid from the sump is able to rise and enter the cylinder. तो क्या कह रहे हैं कि अब जो हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं इस पिस्टन को, तो ये जो एयर है ये डिलीवरी वाल्व से होता हुआ ऊपर चला गया और ऐसा 2-3 बार जब स्टेप ये स्टेप होगा तो पूरा का पूरा एयर जो है वो सक्शन पाइप से खत्म हो जाएगा और वाटर जो है राइज होकर के सिलेंडर में जाना शुरू कर देगा। During the delivery stroke, it is displaced into the delivery pipe. Thus, the liquid is delivered into the delivery tank intermittently. That is during the delivery stroke only. Okay. Classification of reciprocating pump. अब ये स्टूडेंट रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है हमारा वो भी दो टाइप का होता है। एक होता है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड सेकंड वन इज डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। अगर हमें ज्यादा डिस्चार्ज चाहिए तो हम लोग डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज करते हैं। डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का मैं आपको फिगर दिखा देता हूं स्टूडेंट, ये है हमारा डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं
कि 2 सक्शन पाइप और 2 डिलीवरी पाइप दी गई है, जिसकी वजह से डिस्चार्ज जो है वो हमारा बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ पे जब एक साइड में पिस्टन कंप्रेस करेगा, उसी समय दूसरे साइड में पिस्टन जो है सक्शन प्रोसेस करेगा, एक साइड कंप्रेस और एक साइड सक्शन। तो जिसकी वजह से हमारा कोई भी स्ट्रोक जो है इसमें सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक दोनों में ही जो है एक टाइम पे होगा, जिससे हमें डिस्चार्ज जो है ज्यादा मिल जाता है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो सिंगल सिलेंडर पंप, डबल सिलेंडर पंप, ये हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो है नंबर ऑफ सिलेंडर भी बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ सिलेंडर जो था वो एक ही था, बस हम लोगों ने सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप जो है बढ़ा दिए थे। अब यहाँ पे जो है हमने इस फिगर में देख पा रहे हैं हम कि इसमें नंबर ऑफ सिलेंडर बढ़ा दिए गए हैं। ओके, अब ये हमारा डिस्चार्ज का फॉर्मूला है मेरे स्टूडेंट्स। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखें। यहां Q जो है उसे हम लोग डिस्चार्ज कहते हैं, और A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर, L स्ट्रोक लेंथ, ये जो पिस्टन जो है अपने टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक की जो लेंथ होती है जिसमें वो मूव करता है। ठीक है, ये जो है हमारा स्ट्रोक लेंथ कहलाता है। ओके, एंड N इज फॉर आरपीएम ऑफ द क्रैंक बाय 60। तो ये फॉर्मूला अगर हम लोग लगा देते हैं तो हम इस तरह से रेसिप्रोकेटिंग पंप का डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। ओके, यहां पे स्टूडेंट हम लोग डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के डिस्चार्ज का फॉर्मूला देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह से कि हम लोगों ने पहले ही बात की थी कि डिस्चार्ज जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में डिस्चार्ज जो है वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला भी जो है ये दिख रहा है 2ALN by 60, है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं डिस्चार्ज जो है हमारा क्या हो गया, डबल हो गया। Thus discharge of double acting reciprocating pump Thus, the discharge of double-acting reciprocating pump is twice than the discharge of single-acting pump. Slip. Slip किसे कहते हैं? तो slip of reciprocating pump is defined as the difference between the theoretical and actual discharge. Theoretical discharge माइनस एक्चुअल डिस्चार्ज जो है वो कहलाता है स्लिप ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग पंप, और इससे ही हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ स्लिप। तो परसेंटेज ऑफ स्लिप का फॉर्मूला क्या है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज माइनस एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इनटू 100। ओके, और यहाँ पे हम लोग थ्योरेटिकल डिस्चार्ज और एक्चुअल डिस्चार्ज का बीच का रेशियो देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअल डिस्चार्ज है और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है, इसे हम लोग C स्मॉल d से भी लिख सकते हैं, जिसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है CD इक्वल्स टू Q एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। CD इक्वल्स टू एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ओके, तो यहां से हम लोग जो है ये फॉर्मूला ले आ रहे हैं। ओके, ये देखिए जो मैंने आपको बताया है ना। तो वैल्यू ऑफ CD व्हेन एक्सप्रेस इन परसेंटेज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द पंप। अगर CD की वैल्यू हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो इसे ही वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ पंप कहा जाता है। इट्स वैल्यू बिटवीन 95 to 98%। परसेंटेज स्लिप इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2% ऑफ पंप इन ए गुड कंडीशन। अगर किसी पंप की जो परसेंटेज है स्लिप, परसेंटेज ऑफ स्लिप है, अगर वो 2% है तो वो पंप जो है वो उसे एक अच्छा पंप, एक पंप जिसका की कंडीशन अच्छा है ऐसा माना जाता है। नेगेटिव स्लिप
It is not always that the actual discharge is lesser than the theoretical discharge. In case of reciprocating pump with long suction pipe, short delivery pipe and running at high speed, inertia force in the suction pipe become larger as compared to the pressure force on the outside of delivery valve. This opens the delivery valve even before the piston has completed its suction stroke. Thus, some of the water is pushed into the delivery pipe before the delivery stroke is actually commenced. This way, the actual discharge becomes more than the theoretical discharge. Thus, coefficient of discharge increases from 1 and the slip becomes negative. तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों ने अपना रेसिप्रोकेटिंग पंप की जो टॉपिक है उसे खत्म कर दिया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप। ओके, थैंक यू।